चलिए हम देखते हैं पॉलिटी की एनसीईआरटी क्लास 10 के चौथा चैप्टर है। चैप्टर के नाम है जाति, धर्म और लैंगिक मसले। परिचय देखें तो पिछले अध्याय में हमने जाना कि सामाजिक विविधता लोकतंत्र के लिए कोई खतरा नहीं होती है। राजनीति में सामाजिक असमानताओं की अभिव्यक्ति कोई असंभव बात नहीं है और कई बार तो यह अभिव्यक्ति लोकतंत्र के लिए लाभकर हो जाती है। और इस अध्याय में हम इस विचार को भारत में लोकतंत्र के कामकाज के संदर्भ में परखने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ सामाजिक विभाजन और भेदभाव वाली 3 सामाजिक असमानताओं पर गौर करेंगे। अब ये है लिंग, धर्म और जाति पर आधारित सामाजिक विषमताएं। ये असमानताएं कैसी है और किस तरह राजनीति में अभिव्यक्त होती है, और इस पर बारी बारी से गौर करेंगे। और फिर हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि इन असमानताओं पर आधारित अलग अलग अभिव्यक्ति लोकतंत्र के लिए लाभकारी या नुकसानदेह। देखते हैं लैंगिक मसले और राजनीति के बारे में देखें। तो आइए अपनी बात को शुरू करें और हम लैंगिक असमानताएं से करते हैं। सामाजिक असमानता का यह रूप हर जगह नजर आता है, लेकिन राजनीति के अध्याय में शायद ही इस बात पर पहचान की जाती है। लैंगिक असमानता को स्वाभाविक कहे कि प्राकृतिक और अपरिवर्तनीय मान लिया जाता है तो लेकिन लैंगिक असमानता पर आधारित स्त्री और पुरुष की जैविक बनावट नहीं, बल्कि इन दोनों के बारे में प्रचलित रूढ़ छवियां और तदनुशुदा सामाजिक भूमिकाएं होती हैं। यहाँ शब्द दिए गए श्रम का लैंगिक विभाजन का अर्थ क्या होता है? तो काम के बंटवारे का वह तरीका जिसमें घर के अंदर के सारे काम, परिवार का सारे काम घर में बैठी घर में रही औरतें करती है या अपनी देख रेख में नौकर या नौकरानियों से कराती है। ये जो तस्वीर के माध्यम से समझा दिया गया, एक तस्वीर में कहा गया है कि राजनीति विज्ञान की इस किताब में हम घरेलू कामकाज की चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्या यह राजनीति है? दूसरे में है, क्यों नहीं? और अगर राजनीति का मतलब सत्ता है तो परिवार में पुरुष को प्रधानता को भी राजनीति माना जाना चाहिए। चलिए देखते हैं निजी और सार्वजनिक का विभाजन देखें। लड़के और लड़कियों के पालन पोषण के क्रम में यह मान्यता उनके मन में बैठा दी जाती है कि औरतों की मुख्य जिम्मेवारी गृहस्थी चलाने और बच्चों का पालन पोषण करना होता है। यह चीज़ अधिकतर परिवारों के श्रम या लैंगिक विभाजन से उलझती है और औरत घर के अंदर का सारा कामकाज करती है, खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना और बच्चों की देखरेख करना आदि होती है। और जबकि मर्द घर के बाहर जाकर काम करते हैं। और ऐसा नहीं है कि मर्द ये सारे काम नहीं कर सकते हैं। दरअसल वे सोचते हैं कि ऐसे कामों को करना औरतों की जिम्मे है, पर जब सिलाई कटाई से लेकर इन्हीं सारे कामों के लिए पैसे मिलते हैं तो मर्द खुशी खुशी यही काम घर से बाहर जाकर करते हैं। अधिकांश दर्जी या होटल के रसोई ये पुरुष होते हैं। और इसी प्रकार औरतें घर के बाहर का काम न करती हैं। और ऐसा भी नहीं है। और गाँवों में स्त्रियां पानी और जलावन जुटाने से लेकर खेत में कटने का तक का सारा काम करती है। और शहरों में भी उसके बाद शहरों में भी हम देखते हैं कि कोई गरीब स्त्री या किसी मध्यवर्गीय परिवार में नौकरानी का काम कर रही है और मध्यवर्गीय स्त्री काम करने के लिए दफ्तर जा रही है। सच्चाई यह है कि अधिकतर महिलाएं अपने घरेलू काम के अतिरिक्त अपनी आमदनी के लिए कुछ न कुछ काम करती हैं, लेकिन उनके काम को ज़्यादा मूल्यवान नहीं माना जाता है और उन्हें दिन रात काम करके भी उनका श्रेय नहीं दिया जाता है। श्रम का इस तरह के विभाजन का नतीजा यह हुआ कि औरत तो घर की चारदीवारी में सिमट के रह गई और घर के बाहर का सार्वजनिक जीवन पुरुषों के कब्जे में आ गया। और मनुष्य जाति की आबादी में औरतों का हिस्सा आधा है, पर सार्वजनिक जीवन में खासकर राजनीति में उनकी भूमिका नगण्य ही है। और यह बात अधिकतर समाजों पर लागू होती है। पहले सिर्फ पुरुषों को ही सार्वजनिक मामलों में भागीदारी करने, वोट देने या सार्वजनिक पदों के लिए चुनाव लड़ने की अनुमति थी। और धीरे धीरे राजनीति में लैंगिक मुद्दे उभरे और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में औरतों ने अपने संगठन बनाए और बराबरी के अधिकार हासिल करने के लिए आंदोलन किए। और विभिन्न देशों में महिलाओं को वोट का अधिकार प्रदान किया गया और उसके लिए आंदोलन हुए। और इन आंदोलनों में महिलाओं के राजनीति और वैधानिक दर्जों को ऊंचा उठाने और उनके लिए शिक्षा तथा रोजगार के अवसर बढ़ाने की मांग की गई। और उसके बाद मूलगामी बदलाव की मांग करने वाली महिला आंदोलन ने औरतों के व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में भी बराबरी की मांग उठाई। और इन आंदोलनों के नारीवादी आंदोलन कहा गया। लैंगिक विभाजन की राजनीति अभिव्यक्ति और इस सवाल पर राजनीतिक गोलबंदी ने सार्वजनिक जीवन में औरत की भूमिका को बढ़ाने में मदद की। आज हम वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रबंधक, कॉलेज और विश्वविद्यालय शिक्षक जैसे पेशों में बहुत सी औरतों को पाते हैं, जबकि पहले इन कामों को महिलाओं के लायक नहीं माना जाता था। दुनिया के कुछ हिस्से जैसे स्वीडन, नॉर्वे और
और फिनलैंड जैसे स्कैंडिनेवियाई और देशों के सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर काफ़ी ऊंचा है। और हमारे देश में आबादी के बाद से महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है, पर अभी भी पुरुषों से काफ़ी पीछे है। हमारा समाज अभी भी पितृ प्रधान है और औरतों के साथ अभी भी कई तरह के भेदभाव होते हैं, उनका दमन होता है। महिलाओं में साक्षरता की दर अभी भी मात्रा 54% है, जबकि पुरुषों में 76% है। और इसी प्रकार स्कूल पास करने वाली लड़कियों के लिए एक सीमित संख्या की उच्च शिक्षा की ओर कदम बढ़ा पाती है। जब हम स्कूल परीक्षाओं के परिणाम पर गौर करते हैं तो देखते हैं कि कई जगह लड़कियों ने बाजी मार ली है और कई जगहों पर उनका प्रदर्शन लड़कों से बेहतर नहीं तो कमतर भी नहीं होती है, लेकिन आगे की पढ़ाई के दरवाजे उनके लिए बंद हो जाते हैं, क्योंकि माँ बाप अपने संसाधनों को लड़के लड़कियों दोनों पर बराबर खर्च करने के लिए जगह लड़कों पर ज़्यादा खर्च करना पसंद करते हैं। और इस स्थिति के चलते अब भी ऊंची तनख्वाह वाले और ऊंचे पदों पर पहुंचने वाली महिलाओं की संख्या बहुत ही कम है। भारत में औसतन एक स्त्री एक पुरुष की तुलना में रोजगार 1 घंटे ज़्यादा काम करती है, पर उसको ज़्यादातर काम के लिए पैसे नहीं मिलती है, इसलिए अक्सर उनके काम को मूल्यवान नहीं माना जाता है। समाज मजदूरों से संबंधित अधिनियम में कहा गया है कि समान मजदूरों से संबंधित अधिनियम में कहा गया है कि समान काम के लिए समान मजदूरी दी जाएगी। बहरहाल काम के हर क्षेत्र में, यानी खेल कूद की दुनिया से लेकर सिनेमा के संसार तक और कल कारखानों से लेकर खेत खलिहान तक महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी मिलती है, भले ही दोनों ने समान काम किया हो। और उसके बाद भारत के अनेक हिस्सों में माँ बाप की सिर्फ लड़के की चाह होती है, वह लड़की को जन्म लेने से पहले ही खत्म कर देने की बात की जाती है और इसे मानसिकता से पनपती है। और इससे देश का लिंग अनुपात, यानी प्रति 1000 लड़कियों पर लड़कों की संख्या गिर कर 933 से रह गया है। और साथ लगा नक्शा बताता है कि कई जगहों पर यह अनुपात गिरकर 850 और कहीं कहीं तो 800 से भी नीचे गिर गया है। महिलाओं के उत्पीड़न, शोषण और उन पर होने वाली हिंसा की खबरें हमें रोज पढ़ने को मिलती है। शहरी इलाकों तो महिलाओं के लिए खास तौर से असुरक्षित है और वे अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वहाँ भी उन्हें मारपीट तथा अनेक तरह की घरेलू हिंसा झेलनी पड़ती है। उसके बाद जो यहाँ दिया गया वो देखें, ये है देश के कुछ कर सकते हैं, कुछ करें और खुद सीखने के लिए है। देश के 6 राज्यों में समय का उपयोग संबंधी सर्वेक्षण किया गया है। इससे पता चलता है कि एक औरत औसत रोजाना 7.5 घंटे से ज़्यादा काम करती है, जबकि एक मर्द औसतन रोज 6.5 घंटे काम करते हैं। फिर भी पुरुषों द्वारा किया गया काम ही ज़्यादा दिखाई पड़ता है, क्योंकि उसे आमदनी होती है। और औरतें भी ढेर सारे ऐसे काम करती है जिनसे अप्रत्यक्ष रूप से आमदनी होती है, लेकिन उनका ज़्यादातर काम घर की चारदीवारी के अंदर ही होती है और इसके लिए उन्हें पैसे नहीं मिलते हैं, इसलिए औरतों का काम दिखाई नहीं देता है। जैसे यहाँ गतिविधियाँ दिया गया है, पुरुषों की तुलना दिया गया है और महिलाओं की कितना घंटा काम करती वो दिया गया है। नारीवाद क्या है, तो औरत और मर्द के समान अधिकारों और अवसरों में विश्वास करने वाली महिला या पुरुष होते हैं, ये नारीवाद है। और उसके बाद पितृ प्रधान क्या है, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है पिता का शासन, पर इस पद का प्रयोग महिलाओं की तुलना में पुरुषों का ज़्यादा महत्व दिया जाता है। ज़्यादा शक्ति देने वाली व्यवस्था के लिए भी ये कहा जाता है पितृ प्रधान। ये है भारत में महिलाओं को प्रतिनिधित्व बहुत कम है, यहाँ जो दर्शाया गया है चित्र में। और उसके बाद क्या आप इसके कुछ कारण बता सकते हैं? क्या आप मानते हैं कि अमेरिका और यूरोप में महिलाओं के प्रतिनिधित्व इस स्तर तक पहुँच गया है कि इसे संतोषजनक कहा जा सकता है? चलिए देखते हैं महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व देखें। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि औरतों की भलाई या उनके साथ समान व्यवहार वाले मुद्दे पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है। इसी के चलते विभिन्न नारीवादी समूह और महिला आंदोलन इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जब तक औरतों का सत्ता पर नियंत्रण नहीं होगा तब तक इस समस्या का निपटारा नहीं हो सकता। और इस लक्ष्य को हासिल करने का एक तरीका यह है कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाई जाए। और भारत का विधायिका में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात बहुत ही कम है। और जैसे लोकसभा में
महिला सांसदों की संख्या कभी कुल संख्याओं की 10% तक भी नहीं पहुंची है और राज्य की विधानसभाओं में उनका प्रतिनिधित्व 5% से भी कम है और इस मामले में भारत का नंबर दुनिया के देशों में काफ़ी नीचे है और भारत का इस मामले में अफ्रीका और लातीन अमेरिका के कई विकासशील देशों से भी पीछे है। और कभी कभार कोई महिला प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की कुर्सी तक आ तो गई है पर मंत्रिमंडलों में पुरुषों का भी वर्चस्व रहा है और इस समस्या को सुलझाने का एक तरीका तो निर्वाचित संस्थाओं में महिलाओं के लिए कानून रूप में एक उचित हिस्सा तय कर देना है। और भारत में पंचायती राज के अंतर्गत कुछ ऐसी ही व्यवस्थाएं की गई है। स्थानीय सरकारों यानी पंचायती और नगर पालिकाओं में एक तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई है और आज भारत के ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में निर्वाचित महिलाओं की संख्या 10 लाख से ज्यादा है। महिला संगठन और कार्यकर्ता की मांग है कि लोकसभा और राज्य विधानसभा की ही 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर देनी चाहिए। संसद में इस आशय का एक विधेयक पेश भी किया गया था पर 10 वर्षों से ज्यादा अवधि से वह लटका पड़ा है अब शायद हो गया है और सभी राजनीति पार्टियां इस विधेयक को लेकर एकमत नहीं है और यह पास भी नहीं हो सका है। लैंगिक विभाजन इस बात की एक मिसाल है कि कुछ खास किस्म के सामाजिक विभाजनों को राजनीतिक रूप देने की जरूरत है और इससे यह भी पता चलता है कि जब सामाजिक विभाजन एक राजनीतिक मुद्दा बन जाता है तो वंचित समूहों को किस तरह लाभ होता है। और क्या आपको लगता है कि अगर महिलाओं से भेदभाव भरे व्यवहार का मसला राजनीतिक तौर पर न उठते तो उनका लाभ मिल पाना संभव नहीं है। ये बच्चा कहता है कि अगर जातिवाद और संप्रदायवाद खराब चीज़ है तो नारीवाद क्यों अच्छा है। हम समाज को जाति धर्म या लिंग के आधार पर बांटने वाली हर बात का विरोध क्यों नहीं करते। चलिए देखते हैं धर्म सांप्रदायिकता और राजनीति के बारे में देखें। पहले पारिवारिक कानून क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। विवाह, तलाक, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे परिवार से जुड़े मसलों से संबंधित कानून है और हमारे देश में सभी धर्म के लिए अलग अलग पारिवारिक कानून है। देखते हैं धर्म सांप्रदायिकता और राजनीति के बारे में। तो आइए अब एकदम अलग किस्म के सामाजिक विभाजन की चर्चा करें यानी धार्मिक अंतरों पर आधारित विभाजन की। यह विभाजन लैंगिक विभाजन जैसे सार्वभौम तो नहीं है पर विश्व में धार्मिक विभिन्नता आज भी बड़ी व्यापक हो चल रही है और भारत समेत अनेक देशों में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। पर जैसे कि हमने उत्तरी आयरलैंड के मामले में देखा, अगर लोग एक धर्म को माने लेकिन उनकी पूजा पद्धति और मान्यताएं अलग अलग हो तब भी गंभीर मतभेद पैदा हो जाती है। लैंगिक विभाजन के विपरीत धार्मिक विभाजन अक्सर राजनीति के मैदान में अभिव्यक्त होती है। जरा इन बातों पर गौर करें। गांधी जी कहा करते थे कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। धर्म से उनका मतलब हिंदू या इस्लाम जैसे धर्म से न होकर नैतिक मूल्यों से था जो सभी धर्मों से जुड़ी थी और उनका मानना था कि राजनीति धर्म द्वारा स्थापित मूल्यों से निर्देशित होनी चाहिए। और दूसरा है अपने देश के मानवाधिकार समूहों का कहना है कि इस देश में सांप्रदायिक दंगों में मारने वाले ज्यादातर लोग अल्पसंख्यक समुदाय के ही हैं और उनकी मांग है कि सरकार अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए विशेष कदम उठाए। तीसरा है कि महिला आंदोलन का कहना है कि सभी धर्मों में वर्णित पारिवारिक कानून महिलाओं से भेदभाव करते हैं और इस आंदोलन की मांग है कि सरकार को इन कानूनों को समतामूलक बनाने के लिए उनमें बदलाव किया जाए। ये सभी मामले धर्म और राजनीति से जुड़े हैं पर ये बहुत गलत या खतरनाक भी नहीं लगते। विभिन्न धर्मों से निकले विचार, आदर्श और मूल्य राजनीति में एक भूमिका निभा सकते हैं। लोगों को एक धार्मिक समुदाय के तौर पर अपनी जरूरतें, हितों और मांगों की राजनीति में उठाने का अधिकार होना चाहिए। जो लोग राजनीति सत्ता में हो उन्हें धर्म के कामकाज पर नजर रखनी चाहिए। अगर वह किसी के साथ भेदभाव करता है या किसी के दमन में सहयोगी की भूमिका निभाता है तो इसे रुकना चाहिए। अगर शासन सभी धर्मों के साथ समान बर्ताव करता है तो उसके ऐसे कामों में
कोई बुरा नहीं है। और सांप्रदायिकता देखें, समस्या तब शुरू होती है जब धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है। पिछले अध्याय का उत्तरी आयरलैंड का उदाहरण राष्ट्रवाद की ऐसी ही अवधारणा से जुड़े खतरों का दिखाया गया है। और समस्या तब और विकराल हो जाती है जब राजनीति में धर्म की अभिव्यक्ति एक समुदाय की विशिष्टता के दावे और पक्ष पोषण के रूप लेने लगती है तथा उसके अनुयायी दूसरे धर्मावलंबियों के खिलाफ मोर्चा खोलने लगते हैं। ऐसा तब होता है जब एक धर्म के विचारों को दूसरे से श्रेष्ठ माना जाने लगता है और कोई एक धार्मिक समूह अपनी मांगों को दूसरे समूह के विरोध के खड़ा होने लगता है। इस प्रक्रिया में जब राज्य अपनी सत्ता का इस्तेमाल किसी एक धर्म के पक्ष में करने लगती है तो स्थिति और विकट होने लगती है। और राजनीति से धर्म को इस तरह जोड़ना सांप्रदायिकता होती है। सांप्रदायिक राजनीति इस सोच पर आधारित होती है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। इस मान्यता के अनुकूल सोचना सांप्रदायिकता है और इस सोच के अनुसार एक खास धर्म में आस्था रखने वाले लोग एक ही समुदाय के होते हैं, उनके मौलिक हित पर ऐसे होती है तथा समुदाय के लोगों के आपसी मतभेद समुदाय के जीवन में कोई समुदाय के जीवन में अहमियत नहीं होती है। और इस सोच में यह भी शामिल होता है कि किसी अलग धर्म को मानने वाले लोग दूसरे सामाजिक समुदाय का हिस्सा नहीं हो सकते। अगर विभिन्न धर्मों के लोगों की सोच में कोई समानता दिखाई देती है तो यह ऊपरी और बेमानी होती है। अगर अलग अलग धर्मों के लोगों के हित को तो अलग अलग होंगे और उनके बंटवारे भी अलग होंगे। और सांप्रदायिक सोच जब ज़्यादा और आगे बढ़ती है तो उसमें यह विचार जुड़ने लगती है कि दूसरे धर्मों के अनुयायी एक ही राष्ट्र में समान नागरिक के तौर पर नहीं रख सकते। और इस मानसिकता के अनुसार या तो एक समुदाय के लोगों को दूसरे समुदाय के वर्चस्व में रहना होगा या फिर उनके लिए अलग राष्ट्र बनाना होगा। यह मान्यता बुनियादी रूप से गलत है। एक धर्म के लोगों के हित और उनकी आकांक्षाएं हर मामले में एक जैसी हो यह संभव नहीं है। और हर व्यक्ति कई तरह की भूमिका निभाता है, उसकी हैसियत और पहचान अलग अलग होती है। हर समुदाय में तरह तरह के विचार के लोग होते हैं और इस सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है। इसलिए एक धर्म से जुड़े सभी लोगों को किसी गैर धार्मिक संदर्भ में एक करके देखना उस समुदाय की विभिन्न आवाज़ों को दबाना है। सांप्रदायिकता राजनीति में अनेक रूप का धारण ले सकती है। जैसे सांप्रदायिकता की सबसे आम अभिव्यक्ति दैनंदिन जीवन में ही दिखाई देती है। इनमें धार्मिक पूर्वाग्रह, धार्मिक समुदाय के बारे में बनाई धारणा और एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानने की मान्यताएं शामिल है। और ये चीज़ें इतनी आम है कि अक्सर हम उन पर ध्यान नहीं देते जबकि ये सारे अंदर की बातें बैठी होती हैं। उसके बाद दूसरा है कि सांप्रदायिकता सोच अक्सर अपने धार्मिक समुदाय का राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने की फिराक में हो रहती है। जो लोग बहुसंख्यक समुदाय के होते हैं उनकी यह कोशिश बहुसंख्यकवाद का रूप ले लेती है। और जो अल्पसंख्यक समुदाय के होते हैं उनमें यह विश्वास अलग राजनीतिक इकाई बनाने की इच्छा का रूप ले लेती है। और उसके बाद तीसरा है कि सांप्रदायिक आधार का राजनीतिक गोलबंदी सांप्रदायिकता का दूसरा रूप है। इसमें धर्म के पवित्र प्रतीकों, धर्मगुरुओं, भावनात्मक अपील और अपने ही लोगों के मन में डर बैठाने जैसे तरीकों का उपयोग बहुत आम है। और चुनावी राजनीति में एक धर्म के मतदाता की भावनाओं या हितों की बात उठाने जैसे तरीके अक्सर अपनाए जाते हैं। चौथा है कि कई बार सांप्रदायिकता सबसे गंदा रूप लेकर संप्रदाय के आधार पर हिंसा, दंगा और नरसंहार करती है। विभाजन के समय भारत और पाकिस्तान के भयावह सांप्रदायिक दंगे हुए हैं और आज़ादी के बाद भी बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा हुई है। धर्मनिरपेक्ष शासन के बारे में देखें तो सांप्रदायिकता हमारे देश के लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती रही है और हमारे संविधान निर्माता इन चुनौतियों के प्रति सचेत थे और इसी कारण उन्होंने धर्मनिरपेक्ष शासन का मॉडल चुना और इसी आधार पर संविधान में अनेक प्रावधान किए गए। और इसके बारे में हम पिछले अध्याय 7 में पढ़ चुके थे और पिछले मैंने 9 क्लास में हम पढ़ चुके हैं। और भारतीय राज्य में किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार नहीं किया गया। और उसके बाद श्रीलंका में बौद्ध धर्म, पाकिस्तान में इस्लाम और इंग्लैंड में ईसाई धर्म का जो दर्जा रहा है, इससे के विपरीत भारत का संविधान किसी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता। दूसरा है कि संविधान सभी नागरिकों और समुदायों को किसी भी धर्म का पालन करने और प्रचार करने की आज़ादी देता है। तीसरा है कि
संविधान धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी तरह के भेदभाव को अवैधानिक घोषित करता है। चौथा है कि इसके साथ ही संविधान धार्मिक समुदायों में समानता सुनिश्चित करने के लिए शासन को धार्मिक मामले में दखल देने का अधिकार देता है, जैसे यह छुआछूत की इजाज़त नहीं देता। इस हिसाब से देखें तो धर्मनिरपेक्षता कुछ पार्टियों या व्यक्तियों की एक विचारधारा भर नहीं है, यह विचार हमारे संविधान की बुनियाद है। और सांप्रदायिकता भारत में सिर्फ कुछ लोगों के लिए ही एक खतरा नहीं है, यह भारत के बुनियादी अवधारणा के लिए एक चुनौती है, एक खतरा है। और हमारी तरह का धर्मनिरपेक्ष संविधान जरूरी चीज़ है, और पर अकेले इसी के बूते सांप्रदायिकता का मुकाबला नहीं किया जा सकता। हमें अपने दैनंदिन जीवन में सांप्रदायिक पूर्वाग्रह और दुष्ट प्रचारों का मुकाबला करना होगा तथा धर्म पर आधारित गोलबंदी का मुकाबला राजनीति के दायरे में करने की ज़रूरत है। उसके बाद जाति और राजनीति के बारे में देखें। हमने राजनीति में सामाजिक विभाजन की दो अभिव्यक्तियाँ देखी और इनमें एक मोटे तौर पर सकारात्मक या लाभदायक है तो दूसरी नकारात्मक या नुकसानदेह भी है। और आइए अब अंतिम प्रमुख विभाजन यानी जाति और राजनीति की चर्चा करें और इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों को पक्ष देखें। जातिगत असमानताएं देखें। लिंग व धर्म पर आधारित विभाजन तो दुनिया भर में है, पर जाति पर आधारित विभाजन सिर्फ भारतीय समाज में ही देखने को मिलती है। सभी समाजों में कुछ सामाजिक असमानताएं और एक न एक तरह का श्रम का विभाजन मौजूद होती है। अधिकतर समाजों में पेशा परिवार की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हो जाती है, लेकिन जाति व्यवस्था इसका एक अतिवादी और अस्थायी रूप है। और अन्य समाजों में मौजूदा असमानताओं से यह एक खास अर्थ में भिन्न है और इसमें पेशा के वंशानुगत विभाजन को रीति रिवाज के मान्यता प्राप्त है। और एक जाति समूह के लोग एक या मिलते जुलते पेशे के होते ही हैं और साथ ही उन्हें एक अलग सामाजिक समुदाय के रूप में भी देखा जाता है। उनमें आपस में ही बेटी रोटी अर्थात शादी और खान पान का संबंध रहता है। और अन्य जाति समूहों में उनके बच्चों को न तो शादी हो सकती है और न ही महत्वपूर्ण पारिवारिक और सामुदायिक आयोजनों में उनकी पात में बैठकर दूसरी जाति के लोग भोजन कर सकते हैं। वर्ण व्यवस्था अन्य जाति समूहों से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा पर आधारित है। इसमें अत्यंत जातियों के आधार पर छुआछूत का व्यवहार किया जाता है। इसकी चर्चा हमने 9वीं कक्षा में की थी और यही कारण है कि ज्योतिबा फूले, महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर और पेरियार रामस्वामी नायकर जैसे राजनेताओं ने और समाज सुधारकों ने राजनीतिगत भेदभाव से मुक्त समाज व्यवस्था बनाने की बात की और इसके लिए काम भी किया था। वर्ण व्यवस्था क्या है? तो जाति समूहों का पदानुक्रम जिसमें एक जाति के लोग हर हाल में सामाजिक पायदान में सबसे ऊपर रहेंगे तो किसी अन्य जाति समूह के लोग क्रमगत के रूप में उनके नीचे रहेंगे। उसके बाद ये है भारत की सामाजिक और धार्मिक विविधता है। जनगणना में प्रत्येक 10 साल बाद सभी नागरिकों के धर्म की भी दर्जा दिया जाता है और जनगणना विभाग के आदमी घर घर जाकर लोगों से उनके बारे में सूचियाँ जुटाते हैं और धर्म समेत सभी बातों के बारे में लोग जो कुछ बताते हैं ठीक वैसे ही फॉर्म में दर्ज किए जाते हैं। अगर कोई कहता है कि वह नास्तिक है या किसी धर्म को नहीं मानता तो फॉर्म में भी इससे वैसे ही दर्ज किया जाता है। इस कारण देश में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोगों की संख्या और उनके अनुपात में आए किसी बदलाव के बारे में हमारे पास विश्वसनीय सूचनाएं हैं। और नीचे दिए गए पाई चार्ट में देश के 6 प्रमुख धार्मिक समुदाय की आबादी के अनुपात पर पता चलता है। उसके बाद आज़ादी के बाद से प्रत्येक धार्मिक समूह की आबादी तो काफ़ी बढ़ी है, पर कुल आबादी में उनका अनुपात ज़्यादा नहीं बदला है। अब प्रतिशत के हिसाब से देखें तो 1961 के बाद से हिंदू, जैन और ईसाई समुदाय का हिस्सा मामूली रूप से घटा है, जबकि मुसलमान, सिख और बौद्ध का हिस्सा मामूली रूप से बढ़ा है। और एक आम लेकिन भ्रांत धारणा यह है कि देश की आबादी में मुसलमानों का प्रतिशत इतना बढ़ जाएगा कि दूसरे धर्म समुदाय इससे पीछे हो जाएंगे और प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त उच्च स्तरीय समिति यानी इसे सच्चर समिति के नाम से भी जाना जाता है। इसके आकलन से स्पष्ट होता है कि मुस्लिम आबादी का अनुपात थोड़ा जरूर बढ़ेगा, लेकिन अगले 50 सालों में भी यह बढ़कर 3 से 4% तक ही रहेगा। इससे साबित होता है कि एक व्यापक फलक पर विभिन्न धर्म समुदाय के अनुपात में कोई बड़ा उलटफेर नहीं होने वाला है, और यही बात प्रमुख जाति समूहों पर भी लागू होती है। जनगणना में भी सिर्फ 2 विशिष्ट समूह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की गिनती अलग से दर्ज की जाती है, और इन दोनों बड़े समूहों में ऐसी सैकड़ों जातियों और आदिवासी समूह शामिल हैं जिनके नाम सरकारी अनुसूची में दर्ज है, और इसी के चलते इन्हीं के नाम के साथ अनुसूचित शब्द लगाया गया है। और अनुसूचित जातियों में जिन्हें आमतौर पर दलित कहा जाता है, सामान्यतः वे हिंदू जातियाँ आती है और उन्हें हिंदू सामाजिक व्यवस्था में अछूत माना जाता है, और इन जातियों के साथ भेदभाव किया जाता था और इन्हें तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता था। और अनुसूचित जनजातियों में इन्हें आमतौर पर आदिवासी कहा जाता था। वे समुदाय शामिल है जो अमूमन पहाड़ी और जंगली इलाकों में रहते हैं और जिनका बाकी समाज से ज़्यादा मेल जो नहीं होता है। 2001 में देश की आबादी में अनुसूचित जातियों का हिस्सा 16.2% और अनुसूचित जनजातियों का हिस्सा 8.2% था। और जनगणना में अभी तक अन्य पिछड़ी जातियों की गिनती यानी जबकि है गिनती नहीं की जाती है, और इनकी चर्चा हमें 9वीं कक्षा में की थी। और पूरे देश में इनकी आबादी कितनी है और इस बात को लेकर कोई एक स्पष्ट अनुमान नहीं है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण 2004 और 5 का अनुमान है कि इसकी आबादी करीब 41% है, और इस प्रकार मुल्क की आबादी में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े जातियों का हिस्सा लगभग 2/3 तथा हिंदुओं की आबादी का लगभग 3/4 है। उसके बाद इन महापुरुषों के प्रयास और जो समाज सुधारक हैं और महात्मा गांधी इन्होंने सुधार किया था। तो इन महान पुरुषों के प्रयासों और सामाजिक आर्थिक बदलावों के चलते आधुनिक भारत में जाति की संरचना और जाति व्यवस्था में भी भारी बदलाव आया। और आर्थिक विकास, शहरीकरण, साक्षरता और शिक्षा के विकास, पेशा चुनने की आज़ादी और गाँवों में जमींदारी व्यवस्था के कमजोर पड़ने से जाति व्यवस्था के पुराने स्वरूप और वर्ण व्यवस्था पर टिकी मानसिकता में बदलाव आ जाता है। और शहरी इलाकों में तो अब ज़्यादातर इस बात का कोई हिसाब नहीं रखा जाता कि ट्रेन या बस में आपके साथ कौन बैठा है, ये रेस्तरां में आपकी मेज पर बैठकर खाना कौन खा रहा है और किस जाति का है। और संविधान में किसी भी तरह के जातिगत भेदभाव का निषेध किया गया है। संविधान में जाति व्यवस्था से पैदा हुए अन्याय को समाप्त करने वाली नीतियों का आधार तय किया गया है। और अगर 100 साल पहले का कोई व्यक्ति 1 साल फिर भारत लौट आए तो यहाँ हुए बदलावों को देखकर हैरान रह जाएगा। बहरहाल समकालीन भारत में जाति प्रथा विवाद नहीं हुई है। जाति व्यवस्था के कुछ पुराने पहलू अभी भी बरकरार है। अभी भी ज़्यादातर लोग अपनी जाति या कबीले में ही शादी करते हैं और स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान के बावजूद छुआछूत की प्रथा अभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। जाति व्यवस्था के अंतर्गत सदियों से कुछ समूहों को लाभ की स्थिति में तो है, कुछ समूहों को दबाकर रखा गया है और इसका प्रभाव सदियों बाद आज तक भी नजर आता है। और जिन जातियों ने पहले से भी पढ़ाई लिखाई का चलन मौजूद था और जिनकी शिक्षा पर पकड़ थी, आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में भी उन्हीं का बोलबाला है। और जिन जातियों को पहले शिक्षा से वंचित रखा गया था और उनके सदस्य अभी भी स्वाभाविक तौर पर पिछड़े हुए हैं। यही कारण है कि शहरी मध्य वर्ग में गरीब जाति के लोगों का अनुपात असामान्य रूप से काफ़ी ज़्यादा है और जाति और आर्थिक हैसियत से काफ़ी निकट का संबंध है। जैसे जातिगत असमानताएं शीर्ष बक्स में यहाँ दिखाया गया है। ये तस्वीर दिए गए तो मुझे अपनी जाति की परवाह नहीं है और हम पाठ्य पुस्तक में इसकी चर्चा क्यों कराएं? क्या हम जाति पर चर्चा करके जातिवाद को बढ़ावा नहीं देंगे? ये दूसरा में है कि अब तुम्हें यह पसंद नहीं आ रहा है, क्या तुम्ही ने नहीं कहा था कि जहाँ भी प्रभुत्व या वर्चस्व की बात आए तो हमें राजनीति विज्ञान में उनकी चर्चा करनी चाहिए? क्या हमारे चुप रहने से जाति व्यवस्था समाप्त हो जाएगी?
फिर देखते हैं राजनीति में जाति। सांप्रदायिकता की तरह जातिवाद भी इस मान्यता पर आधारित है कि जाति की सामाजिक समुदाय के गठन का एकमात्र आधार है। और इस चिंतन पद्धति के अनुसार एक जाति के लोग एक स्वाभाविक सामाजिक समुदाय का निर्माण करते हैं और उनके हित एक जैसे होते हैं और तथा दूसरी जाति के लोगों से उनके हितों का कोई मेलजोल नहीं होता है, जैसे कि हमने सांप्रदायिकता के मामले में देखा है। और यह मान्यता हमारे अनुभव से पुष्ट नहीं कर होती है और हमारे अनुभव बताते हैं कि जाति हमारे जीवन का एक पहलू जरूर है, लेकिन यही एकमात्र या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। और वह राजनीति में जाति अनेक रूप ले सकती है। शहरीकरण के बारे में देख रहे, शहरीकरण क्या है? तो ग्रामीण इलाकों में निकलकर लोगों का शहरों में बसना वही शहरीकरण है। और इसके अब देखते हैं पहला, जब पार्टियां चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम तय करती है तो चुनाव क्षेत्र के मतदाताओं की जातियों का हिसाब ध्यान में रखती है ताकि उन्हें चुनाव जीतने के लिए जरूर वोट मिल जाए। और जब सरकार का गठन किया जाता है तो राजनीतिक दल इस बात पर ध्यान रखते हैं कि उसमें विभिन्न जाति और कबीलों के लोगों को उचित जगह दी जाए। और उसके बाद राजनीतिक पार्टियां और उम्मीदवार समर्थन हासिल करने के लिए जातिगत भावनाओं को उकसाते हैं। कुछ दलों को कुछ जातियों के मददगार और प्रतिनिधि के रूप में देखा जाता है। सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार और एक व्यक्ति एक वोट की व्यवस्था ने राजनीतिक दलों को भी वश किया कि वे राजनीतिक समर्थन पाने और लोगों को गोलबंदी करने के लिए सक्रिय हो। और इससे उन जातियों के लोगों ने नई चेतना पैदा हुई और उन्हें जिन्हें अभी तक छोटे और नीच माना गया। और राजनीति में जाति पर जोर देने का कारण कई बार यह धारणा बन जाती है कि चुनाव जातियों का खेल है, कुछ और नहीं। और यह बात सच नहीं है। इन चीज़ों पर गौर कीजिए। देश के किसी भी एक संसदीय चुनाव क्षेत्र के किसी एक जाति के लोगों का बहुमत नहीं है और इसलिए हर पार्टी और उम्मीदवार को चुनाव जीतने के लिए एक जाति और एक समुदाय से ज़्यादा लोगों का भरोसा हासिल करना पड़ता है। कोई भी पार्टी किसी एक जाति या समुदाय के सभी लोगों का वोट हासिल नहीं कर सकती। और जब लोग किसी जाति विशेष को किसी एक पार्टी का वोट बैंक कहते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि उस जाति के ज़्यादातर लोग उसी पार्टी को वोट देते हैं। और अगर किसी चुनाव क्षेत्र में एक जाति के लोगों का प्रभुत्व माना जाता है तो अनेक पार्टियों को उसी जाति का उम्मीदवार खड़ा करने से कोई रोक नहीं सकता। ऐसे में कुछ मतदाताओं के सामने उनकी जाति के एक से ज़्यादा उम्मीदवार होते हैं तो किसी जाति के मतदाताओं के सामने उनकी जाति का एक भी उम्मीदवार नहीं होते। हमारे देश में सत्तारूढ़ दल वर्तमान सांसदों और विधायकों को अक्सर हार का सामना करना पड़ता है। अगर जातियों और समुदायों की राजनीतिक पसंद एक ही होती है तो ऐसा संभव नहीं हो पाता। स्पष्ट है कि चुनाव में जाति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, किंतु दूसरे कारक भी इतने ही असरदार होते हैं। और मतदाता अपनी जाति से जितना जुड़ाव रखते हैं अक्सर उससे ज़्यादा गहरा जुड़ाव राजनीति के दलों में रखते हैं। और एक जाति या समुदाय के भीतर भी अमीर और गरीब लोगों के हित अलग अलग होते हैं। एक ही समुदाय के अमीर और गरीब लोग अक्सर अलग अलग पार्टियों को वोट देते हैं। सरकार के कामकाज के बारे में लोगों की राय और नेताओं की लोकप्रियता का चुनावों पर अक्सर निर्णायक असर होता है। ये जातिगत असमानताएं देखें। आर्थिक असमानता का एक महत्वपूर्ण आधार जाति भी है क्योंकि इससे विभिन्न संसाधनों तक लोगों की पहुंच निर्धारित होती है। उदाहरण के लिए पहले अछूत कही जाने वाली जातियों को और लोगों की जमीन रखने का अधिकार नहीं था, जबकि कथित द्विज जातियों की ही शिक्षा पाने का अधिकार था। आज जाति का आधारित इस किस्म और औपचारिक और प्रकट असमानताओं तो गैर कानूनी हो गई है, पर सदियों से जिस व्यवस्था ने कुछ समूहों को लाभ या घाटे की स्थिति में बनाए रखा है उसका संचित असर अभी भी महसूस किया जा सकते हैं। और इतना ही नहीं, इस बीच नई तरह की असमानताएं भी उभरी है। निश्चित रूप से जाति और आर्थिक हैसियत की पुराने स्थिति में काफ़ी बदलाव आया है। आज ऊंची या नीची किसी भी जाति में बहुत अमीर और बहुत गरीब लोग देखे जा सकते हैं। 20 या 30 वर्ष पहले तक ऐसा नहीं था और तब सबसे नीची जातियों में कोई अमीर आदमी मुश्किल ही ढूंढने से मिलता था। और
पर जैसे कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण से स्पष्ट होता है कि आज भी जाति आर्थिक हैसियत के निर्धारण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और औसत आर्थिक हैसियत यानी जिसे मानसिक खर्च जैसे हिसाबों से मापा जाता है अभी भी वर्ण व्यवस्था के साथ गहरा संबंध दर्शाती है। यानी ऊंची जाति के लोगों को आर्थिक स्थिति सबसे अच्छी है और दलित तथा आदिवासियों की आर्थिक स्थिति सबसे खराब है, जबकि पिछड़ी जातियां बीच की स्थिति में है। और हर जाति में गरीब लोग हैं पर भारी दरिद्रता में यानी जैसे सरकारी गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करने वाले लोगों में ज़्यादा बड़ी संख्या सबसे नीची जातियों के लोगों की है और ऊंची जातियों में गरीबों का प्रतिशत सबसे कम है। और इन मामलों में भी पिछली जातियों के लोगों के बीच की स्थिति में है। आज भी जातियों में अमीर लोग हैं पर आज भी यहाँ भी ऊंची जाति वाले का अनुपात बहुत ज़्यादा है और निचली जातियों का बहुत कम है। जैसे यहाँ दिखाया गया है गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करने वाले लोगों का प्रतिशत यहाँ दिया गया है। जाति का समुदाय जैसे अनुसूचित जाति का ग्रामीण में 45.8 दिया गया है, शहरी में 35.6 है और यह है 1999 से 2000 वर्ष 2000 तक है गरीबी रेखा का। फिर अनुसूचित जाति के ग्रामीण इलाके में है 35.9 है और उसके बाद शहरी में 38.3 है। अन्य पिछड़ी जातियों की प्रतिशत है जैसे ग्रामीण में है 37% है और उसके बाद शहरी में है 27% है ग्रामीण में और शहर में है 29.5 है। उसके बाद मुसलमान गरी जातियों का है 26.8% है गाँव में और शहरों में है 34.2 है और बस हिंदू अगरी जातियों का है 11.7 है गांव में और शहरों में 9.9 है और ईसाई अगरी जातियों का है 9.6 है गांव में और शहरों में 5.4 है और ऊंची जातियों के सिख में है 0.0 गांव में और शहरों में है 4.9 है। उसके बाद अन्य पिछड़ी जातियों का प्रतिशत है गांवों में 16 और शहरों में 2.7। सभी समूह मिलाकर सभी समूहों का है 27.0 और गाँव में है और शहरों में है 23.4 है। उसके बाद जाति के अंदर राजनीति देखें। अभी तक हमने इसी चीज़ पर गौर किया कि राजनीति में जाति की क्या भूमिका होती है, पर इसका मतलब यह नहीं कि जाति और राजनीति के बीच सिर्फ एक तरफा संबंध होता है। राजनीति भी जातियों को राजनीति के अखाड़े में लाकर जाति व्यवस्था और जातिगत पहचानने की प्रभावित करती है। और इसी तरफ सिर्फ राजनीति ही जातिग्रस्त नहीं होती, जाति की राजनीति ग्रस्त हो जाती है और यह चीज़ अनेक रूप लेती है। हर जाति खुद को बड़ा बनाना चाहती है, सो पहले वह अपने समूह की जिन पर जातियों को छोटा या नीचा बताकर अपने से बाहर रखना चाहती थी, अब उन्हें अपने साथ लाने की कोशिश करती है। चूँकि एक जाति अपने दम पर सत्ता पर कब्जा नहीं कर सकती और इसलिए वह ज़्यादा राजनीतिक ताकत पाने के लिए दूसरी जातियों या समुदायों को साथ लेने की कोशिश करती है और इस तरह अनेक बीच संवाद और तोलमेल होता है। और राजनीति में नए किस्म की जातिगत गुलबंदी भी हुई है, जैसे अगड़ा और पिछड़ा। इस प्रकार जाति राजनीति में कई तरह की भूमिका निभाती है और एक तरह से यही चीज़ें दुनिया भर की राजनीति में चलती है। दुनिया भर में राजनीति पार्टियां वोट पाने के लिए सामाजिक समूहों और समुदायों को गोलबंद करने का प्रयास करती है। कुछ खास स्थितियों में राजनीति में जातिगत विभिन्नताएं और असमानताएं वंचित और कमजोर समुदाय के लिए अपनी बातें आगे बढ़ाने और सत्ता में अपनी हिस्सेदारी मांगने की गुंजाइश भी पैदा करती है। इस अर्थ में जातिगत राजनीति ने दलित और पिछड़ी जातियों के लोगों के लिए सत्ता तक पहुंचने तथा निर्णय प्रक्रिया को बेहतर ढंग से प्रभावित करने की स्थिति भी पैदा करती है। और अनेक पार्टियों और गैर राजनीतिक संगठन खास जातियों के खिलाफ भेदभाव समाप्त करने, उनके साथ ज़्यादा सम्मानजनक व्यवहार करने और उनके लिए जमीन जायदाद और अवसर उपलब्ध कराने की मांग को लेकर आंदोलन करते रहे हैं। पर इसके साथ ही यह भी सच है कि सिर्फ जाति पर सोच देना नुकसानदेह हो सकता है। और जैसे कि धर्म के मसले में स्पष्ट होता है कि सिर्फ जातिगत पहचान पर आधारित राजनीति लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं होता है। इससे अक्सर गरीबी, विकास, भ्रष्टाचार जैसे ज़्यादा बड़े मुद्दे से लोगों का ध्यान भी भटकता है और कई बार जातिवाद तनाव, टकराव और हिंसा को भी बढ़ावा देती है।